Hello everyone, welcome to Gur Academy. I am Gurjeet Kaur and today's topic is Economic Policy of the British. ये टॉपिक आपका BA2 सिलेबस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये क्वेश्चन MA में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। MA में एक मॉडर्न का पेपर है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी एक पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। तो आज उसकी बेसिक एक जानकारी भी इसके साथ हो जाएगी। बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन BA2 के सिलेबस के आधार पर ही उठाया है, पर इसमें बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश क्या थी। व्हाट इज द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। अब हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स भारत में 1600 के करीब आ चुके थे। उन्होंने अपनी आर्थिक नीड्स को मेन रखते हुए भारत की आर्थिक नीति जो है उसका निर्माण किया था। ब्रिटिशर्स ने भारत में सबसे पहले पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म के ऊपर जोर दिया। पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म एक टर्म है जिसके आधार पर कोई भी एक ग्रुप कह लें, एक कंट्री कह लें, जो दूसरी कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसकी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये तो हमारे देश में, या हम कहें कि जब से ये इंसान को समझ आया है कि हमें और एरियाज को कैप्चर करना है, अपनी पावर्स को बढ़ाना है, तब से पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म ही लागू था। पर ब्रिटिशर्स ने इसके साथ साथ भारत में एक और इंपीरियलिज्म को भी लागू किया, दैट वाज कॉल्ड इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का अर्थ है कि हमने किसी देश की अगर मान लो पॉलिटिकली कंट्रोल उसको नहीं किया है तो हम उसकी इकोनॉमी को या इकोनॉमी को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। दैट वाज कॉल्ड इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। तो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे पहले ये करना शुरू किया, जैसे कि उन्होंने बहुत कम कीमतों पर जो है हमारे भारत से रॉ मटेरियल लेके गए और तैयार माल जो है यहाँ पर आकर उन्होंने बहुत अच्छी कीमतों में बेचना शुरू कर दिया। और कहते कि शुरू में तो इन्होंने भारत में जो भी चीज़ खरीदते थे उसके बदले में भारत में सोना चांदी या इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ भारत में ब्रिटिशर्स लाते थे। पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आने से उनकी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं वो चेंज हो गई। अब उन्होंने भारत में से आयरन, कॉटन जैसे जो रॉ मटेरियल है ये सस्ती कीमत पर इंग्लैंड ले जाकर वहाँ पर कारखानों में तैयार कर लोहे की वस्तुएं और कपड़ा जो है भारत में बहुत अच्छी कीमत पर, या हम कहें कि बहुत महंगे दाम में बेचना शुरू कर दिया। इससे भारतीयों का शोषण होना शुरू हुआ दो तरीकों से, टू मेथड से। पहला मेथड क्या है कि हमारी एक तरह से एग्रीकल्चर का नुकसान हो गया। इसके अलावा जो हमारे छोटे छोटे उद्योग थे, जो हथकरघा उद्योग थे, उसको नुकसान होना शुरू हो गया। तो इसी से ही भारत में, अब मैं आपको दो टर्म्स डिस्कस कर चुकी हूँ, एक तो है पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म, सेकेंड वन इज इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। अब थर्ड डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट वाज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ, या हम ये कहें कि ड्रेन थ्योरी, जो कि हमारे बहुत ही महान इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इसके अलावा उनके साथ थे रजनी पामदत्त, उनके द्वारा जो है ये थ्योरी तैयार की गई थी। इस थ्योरी में क्या था, उनके द्वारा क्या कहा गया था, उनके द्वारा ये कहा गया था कि ब्रिटिशर्स भारत में किसी तरह का भी हम यह कहें कि इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जो भी कमा के लेके जा रहे हैं उसका बहुत सारा बेनिफिट वो अपने ही देश में लेके जा रहे हैं। कैसे लेके जा रहे हैं, जैसे मान लो कि ब्रिटिशर्स जो अधिकारी हैं उनका वेतन बहुत ज़्यादा होता था, वी नो दैट, तो वो भी भारत के खजाने से सैलरी उनको जाती थी। इसके अलावा जो है कंपनी के अधिकारी जो भी यहाँ से गिफ्ट मिलते थे वो भी इंग्लैंड ले जाते थे। इसके अलावा जो उच्च अधिकारी रिटायर होते थे उनकी पेंशन भी भारत से ही जाती, भारतीय खजाने से ही जाती थी। भारत में सड़कें, रेल, नहरें आदि का निर्माण, कपड़ा, पटसन और उनके कारखाने आदि से जो भी लाभ मिलता था, जो भी इंटरेस्ट मिलता, वो भी इंग्लैंड में जाता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इवन इंडियन काउंसिल के जो अधिकारी थे, उनकी जो भी खर्चा होता था वो भारतीय खजाने से जा रहा था। एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो हमारे पास धन है, बहुत अच्छी कमाई हुई हमारा
हमारे पास धन है तो उस धन को हम खर्चते ही जाते हैं, उसमें कुछ हम डाल नहीं रहे हैं, तो एट लास्ट उसने धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाना है। तो वैसी ही स्थिति भारत की बननी शुरू हो गई थी। तो ये 3 टर्म्स जो हैं ये ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये आपको 2 मार्क्स की भी आ जाती हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही पूछा ही जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रिटिश पॉलिसी रिगार्डिंग ट्रेड कैसी थी। तो इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है दैट वाज ट्रेड पॉलिसी फ्रॉम 1600 टू 1813 AD। तो पहले मैं बता चुकी हूँ कि 1600 में ब्रिटिशर्स भारत में आगे किस लिए आए, ट्रेड करने के लिए आए। बहुत कम रेट पर उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। 1757 तक ऐसे ही चलता रहा, पर 1757 तक हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान ना होने का कारण क्या था, ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, बदले में वो भारत में सोना चांदी जैसी चीज़ें ले आते थे। पर जब उन्होंने 1757 के बाद प्लासी और बक्सर की बैटल जीती, उन्होंने फिजिकली भारत को कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप किया था, उससे जो भी लैंड रेवेन्यू इकट्ठा होता था वही वो चीज़ों को खरीदने के बदले में वो दे देते थे। जैसे कि मान लो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाना है भारत से, या हम इन्होंने जो है भूमि कर इकट्ठा किया और उसके बदले में उन्होंने वहां पर ही पेमेंट कर दी। ठीक है, तो इससे स्थिति भारत की खराब होनी शुरू हो गई। दूसरा, इस टाइम पीरियड पे उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 से 1830 के बीच में बहुत अच्छे से डेवलप हुआ। तो इस दौरान उन्होंने भारत से रॉ मटेरियल बहुत कम कीमत पर लेकर गए। तैयार माल जो इंग्लैंड से आता था, कॉटन के क्लोथ्स हो गए जैसे फॉर एग्जांपल, उसको बहुत अच्छे दामों में भारत में बेचना शुरू कर दिया। तो भारत का एक तरह से इकोनॉमिक लॉस होना इस टाइम पीरियड पे शुरू हो गया था। दूसरा हमने जो पीरियड है दैट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो थोड़ा टाइम पीरियड जो है ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का है। इसमें जो है इस दौरान उन्हें कॉटन क्लोथ्स, कोयला, भाग के जो उद्योग हैं उनका उन्होंने विकास करना है। तो उनके सामने 2 समस्याएं पैदा हुई। एक तो कच्चा माल प्राप्ति कहाँ से की जाए, क्योंकि इंग्लैंड में तो रॉ मटेरियल मिलता नहीं था। दूसरा, कारखानों से तैयार माल जो बहुत अच्छी क्वांटिटी में हो रहा है उसको बेचने के लिए हमें मार्केट की ज़रूरत है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको भारत ही नज़र आया। तो भारत से उन्होंने रॉ मटेरियल ले जाना शुरू किया, तैयार माल यहाँ पर ही बेचना शुरू कर दिया। इससे भारत की स्थिति खराब होनी शुरू हुई और ब्रिटिशर्स की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो गई। जैसे कि 1813 में 11 लाख पाउंड का इंग्लैंड के कारखानों का तैयार कपड़ा भारत में लाया गया। 1856 में इसका मूल्य 60 लाख पाउंड हो गया था। सो इससे भारत के जो हम कहें कि छोटे दस्तकारों के जो छोटे छोटे हम कहें कि उद्योग थे वो नुकसान होना शुरू हो गया। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन 1856 AD। 1856 AD में उन्होंने पीछे वाली पॉलिसी को ही फॉलो किया। रॉ मटेरियल कम कीमत से लेके जाना है और तैयार माल भारत में बेचना शुरू कर देना है। इससे जो है भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होनी शुरू हो गई। जैसे कि 1856 में कहते हैं कि 43 लाख पाउंड की कपास जो है इस देश से इंग्लैंड भेजी गई थी और कोई 8 लाख पाउंड का जो सूती कपड़ा है वो बाहर भेजा गया था। और इसके अलावा 29 लाख पाउंड का जो मूल्य का अनाज है और 7 लाख पाउंड मूल्य का रेशम भी भारत से बाहर भेजा गया था। तो इससे भारत की इकोनॉमिक कंडीशन डाउनफॉल की तरफ बढ़नी शुरू हो गई थी। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर 1858 AD। तो 1857 का रिवोल्ट हुआ। भारत में तब तक जो राज्य था, जो कंट्रोल था, वो एक कंपनी का था। दैट कंपनी वाज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। बट अब इंग्लैंड की महारानी के द्वारा, संसद के द्वारा एक कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया गया और भारत को इंग्लैंड की महारानी के सीधे कंट्रोल में लेके आया गया। तो उससे इकोनॉमिक पॉलिसी थोड़ी सी चेंजेस आई। ठीक है, उन्होंने भारत में रोड्स
कैनाल्स और रेलवे ट्रैक्स को बनाने के ऊपर जोर दिया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से होनी शुरू हो गई थी, तो ये कम्युनिकेशन के, ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेज चाहिए थे, तो उन्होंने इसका निर्माण करना शुरू कर दिया। तो ये तो हो गए ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस आए थे। और 1858 के बाद हमने यही देखने को मिलता है कि भारत से बहुत सारा धन दौलत भी जो है ड्रेन हो रहा है, और भारत में कोई इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से नहीं हो रही है जितनी तेजी से यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। तो ये तो हमने देख ली उस समय इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की कैसी थी। अब हम पढ़ते हैं ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसी। एग्रेरियन पॉलिसी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर जो है हम ये कहेंगे कि हमारी आधी इकॉनमी तो इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो सारे देश में अब ब्रिटिशर्स ने एक समान भूमिकर प्रणाली लागू नहीं की। उनका मेन उद्देश्य क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा भूमिकर इकट्ठा करना और अपनी स्थिति को साउंड करना। दूसरी हम खास बात ये देख सकते हैं कि भूमिकर उन्होंने लगभग उपज का या प्रोडक्शन का हाफ हिस्सा ही उन्होंने फिक्स किया हुआ था। इसके अलावा 1857-58 में भूमिकर कहते हैं कि भारत से 15.3 करोड़ रुपए ब्रिटिशर्स के पास पहुंचता था, जो कि 1936-37 में इसकी जो हम कहें कि नंबर बढ़ गया, दैट वाज 35.8 करोड़ हो गया था। इससे स्थिति जो है और भी ज़्यादा भारत की खराब होनी शुरू हुई, और इसके साथ साथ हमारे फार्मर्स का भी बहुत नुकसान होना शुरू हो गया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कौन सी मेन जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम भारत में लागू किए थे। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट वाज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई उनको, ब्रिटिशर्स को। तो कहते हैं कि बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और भूमिकर इकट्ठा करने का अधिकार मिला। भूमिकर में बढ़ोतरी करने के अलावा क्लाइव ने भूमिकर प्रणाली में कोई तब्दीली नहीं की। जो जिम्मेदार थे या जागीरदार थे, उनके माध्यम से किसानों से भूमिकर इकट्ठा उन्होंने करना शुरू कर दिया। भूमिकर का 10% कमीशन जो है कंपनी इन जिम्मेदारों को देती थी, पर वॉन हेस्टिंग्स ने क्लाइव की इस व्यवस्था को थोड़ा सा चेंज किया। 1767 के एक कानून के अनुसार कंपनी को इंग्लैंड की सरकार को 4 लाख पाउंड वार्षिक, जो एक तरह से हम कहें कि टैक्स देने पड़ते थे। तो वॉन हेस्टिंग्स ने भूमिकर इकट्ठा करने का एक प्रभावशाली तरीका निकाला। उन्होंने जमीन जो है ज्यादा बोली देने वाले को नीलाम करनी शुरू कर दी, और इससे एक नया सिस्टम जो है, जिसको हम ठेकेदारी प्रणाली कह देते हैं या इजारेदारी प्रणाली कह देते हैं, ये एग्जिस्टेंस में आना शुरू हो गया। तो इस प्रथा में थोड़े से दोष आए, जैसे कि डिफॉल्ट थे, जैसे कि एक तो सरकार की आमदनी तो निश्चित इससे नहीं हो पाई, जो जितना ज़्यादा बोली लगाएगा उस हिसाब से उसको ज़मीन मिल जाएगी। दूसरा, इजारेदार किसानों से ज़्यादा धन बटोरते थे और कंपनी के खजाने में निश्चित ही राशि जमा करवाते थे। इजारेदारों ने किसानों को शोषण करना शुरू कर दिया। किसान जमीनों को सुधारने का यत्न नहीं करते थे, क्योंकि इस तरह बोली बढ़ जाती थी और लगान भी। तो इसके कारण जो है ये स्थिति ब्रिटिशर्स के लिए कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल लागू किया। तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, और इसमें उसने जो है कंपनी की स्थिति को सुधारने के ऊपर ज़्यादा जोर दिए। तो फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स में हम देखते हैं कि किसानों को भूमि कर के रूप में प्राप्त धन का 10/11 या हम कहें कि 10th पार्ट जो है सरकार को देना पड़ता था, और एक हिस्सा सिर्फ जो है फार्मर्स को मिलता था। देन सरकार द्वारा जिम्मेदार को जमीन का मालिक मान लिया जाता था। सरकार को लगान की निश्चित रकम जिम्मेदारों को द्वारा देने का जो प्रॉमिस किया जाता था, और इस रकम को पक्के तौर पर निश्चित किया जाता था। इसको कभी घटाया या बढ़ाया नहीं जाएगा, ये भी ध्यान में रखा जाता था। और असल में ये रकम 1765 में कुल लगान से दुगनी हो गई थी। जिम्मेदारों और किसानों के आपसी मामलों में सरकारी दखलंदाजी बंद कर दी गई। जिम्मेदारों को पुलिस अधिकार जो है उनसे छीन लिए गए। जो जिम्मेदार सरकार को लगान की रकम देने में असमर्थ होते थे, तो उनकी जमीन जो है बेचकर उनका जो लैंड रेवेन्यू है उसको प्राप्त कर लेती थी कंपनी।
और लगान की निश्चित रकम के अलावा जिम्मेदारों को और कोई टैक्स नहीं वसूलने के अधिकार थे। सरकार ने ये भी वचन दिया था कि जिम्मेदारों से कोई नजराना नहीं लिया जाएगा। नजराना मतलब गिफ्ट्स जो हैं जिम्मेदार ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे। ये बंदोबस्त सरकार ने 22 मार्च 1793 को लागू किया और जिससे सरकार ने किसानों और जिम्मेदारों की हालत सुधारने में जो है एक तरह से प्रॉमिस भी किया था। अब इसके गुण देख लेते हैं। गुण में इसके बारे में, इस बंदोबस्त के बारे में मार्शमैन कहते हैं कि ये एक हिम्मत, दिलेरी और एक बहुत सूझबूझ जैसा काम था। इट वॉज अ बोल्ड, ब्रेव एंड वाइस मेजर्स। तो देख लेते हैं कैसे ये सूझबूझ का काम था। तो पहला जो इसका मेरिट है वो है ब्रिटिश एम्पायर बिकम्स परमानेंट। तो इससे स्थायी बंदोबस्त से किसानों को भूमि के पक्के मालिक बना दिया गया। इसके अलावा जिम्मेदारों की ऐसी श्रेणी कायम की गई जो भारत में अंग्रेजी राज्य को पक्का बना सकती थी और उसने बनाया भी। 1857 के रिवोल्ट में इन जिम्मेदारों ने अंग्रेजों की सहायता की, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द रीजन कि ये रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सेकेंड, स्टेट रेवेन्यू बिकेम फिक्स्ड। तो हम ये निश्चित ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लगान निश्चित होने के साथ ही देखो सरकार की आमदन निश्चित हो गई थी। थर्ड वन, वेलफेयर स्कीम्स बाय सबॉर्डिनेट्स। तो सरकारी कर्मचारी पहले तो टैक्स इकट्ठा करते थे, निगरानी के कामों में लगे रहते थे, जिसके कारण उनके पास समय की कमी होती थी। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के पास ये काम खत्म हो गया, जिम्मेदार उनको भूमि कर इकट्ठा करके देंगे, तो वो अधिकारी उन्होंने और कामों पे लगाने शुरू कर दिए। देन जिम्मेदार बिकेम रिच। तो नेचुरल सी बात है, ठेकेदारी जिनको अधिकार मिल गया जिम्मेदारों को, तो वो जमीन के पक्के तौर पर मालिक बन गए और इससे जो है खेतों की उपज बढ़ने के साथ साथ इनकी स्थिति बहुत अच्छी होनी शुरू हो गई। देन ग्रोथ इन इंडस्ट्री एंड कमर्स। इसके अलावा जो है उस समय इंडस्ट्री और जो उद्योग है फर्नीचर है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, क्योंकि जिम्मेदारों के पास जो एक्स्ट्रा मनी होती थी उन्होंने इसमें लगाना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो है बंगाल जो है बहुत ही एक रिच प्रोविंस बन गया था। देन प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर। अब जिम्मेदारों को पता था कि हमने बोली लगा दी है, इतनी बड़ी धनराशि देनी है, तो धनराशि कहाँ से निकालेंगे, हम लैंड रेवेन्यू से निकालेंगे। तो उन्होंने खेती बाड़ी या कृषि के प्रोग्रेस में वर्क करना शुरू कर दिया, जैसे कि बढ़िया खादों का यूज करना शुरू कर दिया, बढ़िया बीज का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। देन द लास्ट फीचर ऑफ दिस सिस्टम दैट वाज इंक्रीज्ड द ऑनर ऑफ द ब्रिटिश। तो इससे ब्रिटिशर्स का ऑनर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया था। अब ये तो हमने देख लिया मेरिट्स, तो इस सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स भी निकले। तो इसका अंदाजा लगाना बड़ा आसान है। डीमेरिट्स, सबसे पहले तो कौन सी एक कम्युनिटी इससे नुकसान होगा, वो है कम्युनिटी पीजेंट्स और फार्मर्स। इट्स इग्नोर्ड फार्मर्स और पीजेंट्स। तो इस बंदोबस्त में कहीं भी किसानों की स्थिति के बारे में बातचीत नहीं की गई। जिम्मेदारों को जमीन सौंप दी गई, जिम्मेदारों ने किसानों से ज्यादा भूमि कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो हालात किसके बिगड़े, फार्मर्स। देन सेकेंड लॉस, इकोनॉमिक लॉस ऑफ ब्रिटिश कंपनी। अब ये देखो सोचने वाली बात है कि ब्रिटिश कंपनी को लॉस कैसे हुआ। लॉस कैसे हुआ कि देखो जैसे 20 साल पहले हमने कोई अमाउंट फिक्स कर लिया कोई ज़मीन पर, ठीक है, और टाइम बीइंग आप देखो मनी की वैल्यू भी कम होती है, और ये भी हमें पता है कि हमें किसी ज़मीन से फ़ायदा भी टाइम बीइंग ज़्यादा होता है। तो कंपनी ने जो 20 इयर्स के लिए अमाउंट फिक्स कर लिया, उससे जो है ब्रिटिश कंपनी को इकोनॉमिक लॉस होना शुरू हो गया। देन नो प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री। इससे इंडस्ट्री को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, उद्योगों का विकास जो है कोई ज़्यादा तेजी से नहीं होना शुरू हुआ। और इसके अलावा मिजरेबल कंडीशंस ऑफ जिम्मेदारों की स्थिति भी खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि उनको पता था सरकार के पास रकम जमा करवानी जरूरी है, अगर नहीं करवाई तो जमीन बेच दी जाएगी। तो जिम्मेदारों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। देन बैड कंडीशन ऑफ टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन से होते हैं, जो किसी ज़मीन पर काम करते हैं जिनकी अपनी ज़मीन होती है उनको हम फार्मर्स कह देते हैं, जो किसी ज़मीन पर मजदूरी करते हैं उनको मुजारे या टेनेंट्स बोल दिया जाता है। तो इनकी स्थिति भी किसानों की तरह ही बुरी थी। देन
लग्जरीज लाइफ ऑफ जिम्मेदार। अब कुछ जिम्मेदारों का ये जो काम था वो अच्छे से सेट हो गया, तो उनकी बहुत अच्छी लाइफ जो है होनी शुरू हो गई। अब उन्होंने किसानों को ज़्यादा परेशान करके अपना काम निकालना शुरू कर दिया। अपना काम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लास्ट वन, सिस्टम वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन एवरी प्रोविंस। सो हम शुरू में बात कर चुके हैं कि स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ही लागू किया गया था। तो देखा गया कि ये सिस्टम इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने 1883 में इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। और भारत की गणतंत्र जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 1955 में स्थायी बंदोबस्त की बिल्कुल ही समाप्ति कर दी थी। तो ये हो गया हमारा एक सिस्टम। सेकेंड सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट वाज कॉल्ड रैयतवाड़ी सिस्टम। ये सिस्टम जो है बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसीज में लागू किया गया था। और यहाँ पर जो है उन्होंने देखा कि बड़े जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए उन्होंने भूमि कर सीधा किसानों से इकट्ठा करने के बारे में फैसला किया। तो यहाँ पर रैयत वर्ड जो है उसका मीनिंग है किसान, जहाँ जो भूमि पर काम करता है, तो इसलिए इस सिस्टम को बोल देते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में ये था कि भूमि कर प्राप्त करने की एक ऐसी सिस्टम जिसके अधीन भूमि का स्वामी एक किसान को मान लिया जाएगा और सरकार द्वारा उसे सीधे निश्चित रूप में भूमि कर इकट्ठा किया जाएगा। और इस सिस्टम में सबसे बढ़िया बात क्या की कि इसमें मिडल मैन को, या हम ये कहें कि मीडिएटर या जिम्मेदार को कोई प्लेस नहीं दी गई थी। सीधा संपर्क किसान और सरकार के बीच में था। और ये सिस्टम जो है भूमि कर का 20-30 सालों के लिए निश्चित किया गया। और जो भी प्रोडक्शन फार्मर्स की हो रही है खेतों में, उसका 40 से 50% तक जो है लगान इकट्ठा किया जाएगा। और ये सिस्टम हमें थोड़ा सा शेषासुरी के द्वारा भी शुरू किया गया था। तो इस सिस्टम को शुरू करने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो। तो ये सिस्टम जो है एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थिति को अच्छा करने के लिए लागू किया था। अब सबसे पहले कॉजेज देखते हैं कि भाई ये सिस्टम को क्यों लागू किया गया। सबसे पहले कारण हम दे सकते हैं, इट्स वेरी इजी, हम कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इस सिस्टम, किसी नए सिस्टम को लागू क्यों करेगी, क्योंकि वो अपना भूमि कर बढ़ाना चाहती है। क्यों? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त के द्वारा भूमि कर एक बार निश्चित हो जाता था, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। तो बाकी एरिया से उन्होंने भूमि कर बढ़ाने के बारे में योजना बनानी शुरू की। सेकेंड, एग्रीमेंट विद पीजेंट्स, तो इसके द्वारा जो है किसानों के साथ समझौता किया गया। थर्ड वन, प्रोपेगेंडा ऑफ यूटिलिटरियनिज्म, यानी कि उपयोगितावाद का प्रचार। अब उपयोगितावाद क्या है, कहते हैं कि इसके मुख्य प्रचारक जेम्स मिल और बेंथम थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ज्यादा गिनती में लोगों की ज्यादा खुशी, यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स। तो कंपनी के उच्च अधिकारी इससे काफी प्रभावित हुए और किसानों की भलाई और खुशी के लिए इस व्यवस्था को उन्होंने लागू कर दिया। लास्ट रीजन, फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ द ब्रिटिश। अब कहते हैं कि गवर्नर सर थॉमस मुनरो किसानों के बहुत अच्छे, हम ये कह सकते हैं, फ्रेंड माने जा सकते हैं। उन्होंने भारतीय परंपराओं से उल्ट जो है किसानों के बारे में सोचा। तो ये सिस्टम जो है 2 प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। अब हम इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स में पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये लैंड रेवेन्यू कितना किसानों को देना होगा, 40% से 55% तक। फिर उसके बाद किसानों को व्यवस्था सुधारने के लिए इसको थोड़ा कम किया गया, 1/2 से घटाकर 1/3 कर दिया गया। और 20 से 30 साल के बाद किसानों की लगान की रकम की छानबीन की जाएगी, फिर उसको दोबारा निश्चित किया जाएगा। पर इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे करके हो जाता है, तो उनका लगान माफ नहीं किया जाएगा, ना ही कम किया जाएगा। अगर मान लो किसान अपनी निश्चित मिति तक उस रकम को नहीं दे पाते हैं, तो उसकी जमीन नीलाम करके बेच दी जाएगी। तो सरकार अपनी रकम पूरी कर लेती थी इससे, ठीक है। और 1827 में कहते कि सर थॉमस मुनरो की डेथ के पश्चात इसको जो है किसानों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए, तो किसानों की स्थिति बहुत बुरी होनी शुरू हो गई। और लास्टली इसको कहते हैं कि सिस्टम को खत्म कर दिया गया। लाभ देख लेते हैं, मेरिट्स देख लेते हैं ये सिस्टम की क्या थे।
तो सबसे पहले मेरिट में हम यही बोलेंगे कि किसानों के साथ सीधा संपर्क है, तो किसान और सरकार के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, तो किसानों के लिए बढ़िया सिस्टम था। सेकंड पॉइंट, किसान जमीनों के मालिक बन गए थे, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। थर्ड वन, अब सरकार को उपज को बढ़ाने के कारण ज़्यादा लाभ होना शुरू हो गया, चाहे ये सिस्टम 20 to 30 ईयर्स के बाद लगान बढ़ाने की दर पर निश्चित था। इसके अलावा जो है सरकार ने स्थायी बंदोबस्त के साथ जिम्मेदारी वर्ग जो है, जो बहुत अमीर होना शुरू हो गया था, अब उनका भी उन्होंने समर्थन प्राप्त करना शुरू कर दिया था। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट से एक ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी आलसी होने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने ही लैंड रेवेन्यू फिक्स करना होता था किसानों के ऊपर, तो उन्होंने ना ही उस समय ज़मीन की जांच की, ना ही देखा कि कितनी प्रोडक्शन होती है ईयरली, तो उन्होंने अपने तरीके से मनमानी से लैंड रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया। तो अगेन बोझ किसके ऊपर पड़ा? फार्मर्स के ऊपर। सेकेंडली, किसानों को सरकार से पैसा देने के लिए, मान लो अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, फार्मर्स अपना जो लैंड रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को नहीं दे पाते हैं, तो उनको किसके पास जाना होगा? शाहूकारों के पास। तो किसान उस समय अनपढ़ होते थे, तो वो लोन ले लेते थे, तो शाहूकार क्या करते थे कि उनका इंटरेस्ट शो करते जाते थे, तो ऐसे इतना इंटरेस्ट बढ़ जाता था कि कहाँ वो ज़मीन के मालिक होते थे, तो अब क्या होता था कि वो ज़मीन शाहूकार के पास पहुंच जाती थी, वही ज़मीन में वो एक मुजारे के रूप में, मजदूर के रूप में काम करना उनको करना पड़ता था। थर्डली, तो किसानों की स्थिति क्या होगी? खराब। तो ये सिस्टम ज़्यादा बढ़िया नहीं है किसानों के लिए, और इसके कारण जो हमारा, हम ये कहें कि हमारा जो विलेज का कल्चर है उसको बहुत नुकसान हुआ था। क्योंकि देखो पहले क्या था कि हमारे जो गांव थे वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, गांव में ही सारे काम हो जाते थे, और हमारा जो विलेज का कल्चर था बहुत ही स्ट्रांग था, तो इससे वो टूटना शुरू हो गया। तो कहते हैं कि धीरे धीरे ये स्थिति इतनी ज़्यादा खराब होनी शुरू हो गई कि इसको एट द एंड इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। अब हम थर्ड सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, दैट वाज महलवाड़ी सिस्टम। तो महलवाड़ी सिस्टम जो है ये उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया। इसमें हम वर्ड देखते हैं महल। महल का अर्थ है ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि गांव का समूह। तो इसमें छोटे छोटे जिम्मेदार या तालुकदार होते थे, उनको जो है इकट्ठा ग्रुप बनाकर वो गांव का भूमि कर इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दिया करते, जमा करवाते। तो अब इसमें जो है 1/3 से 1/2 तक जो है लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। अब फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में सबसे पहले जो सरकारी अधिकारी हैं सारी भूमि का रिकॉर्ड रखते थे, जिसमें कृषि योग्य भूमि का रिकॉर्ड भी रखा जाता था। जिम्मेदार को ये अधिकार था कि वह भूमि के मालिक होंगे। थर्डली, इसके अलावा जो है छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनको तालुकदार कहा जाता था। तालुकदारों को कुल लगान का 18% जो है सरकारी खजाने में देने का उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब जो गांव के समूह हैं जिसको हम महल बोल रहे हैं, वो लगान की निश्चित रकम सरकारी खजाने में जमा करवाएंगे। वो कितनी होगी रकम? 2/3 शेयर होगा। 1/3 वो अपने पास रखेंगे, 2/3 गवर्नमेंट के पास जाएगा। महलवाड़ी बंदोबस्त 30 ईयर के लिए फिक्स किया गया था, और इसको 1851 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको लागू कर दिया था। अब हम चलते हैं इसकी ड्रॉबैक्स पर। ड्रॉबैक्स क्या हैं? इसको अच्छे से लागू नहीं किया गया, पहली तो ये बात है। दूसरा ये है कि हम एक बड़ा अमाउंट, 2/3 अमाउंट, अगर आप ये देखें कि 3 हिस्से हमारे पास प्रोडक्शन हुई है, अनाज की हुई है, तो उसमें 2 हिस्से हमने गवर्नमेंट को निकाल के देने हैं, 1 हिस्सा हम अपने पास रखेंगे, तो ये तो किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब करने वाली बात है। तो 1861 में इस व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई, पंजाब में लागू किया गया, पर कहते हैं कि पंजाब का हम पढ़ चुके हैं ना कि पंजाब के गवर्नर जॉन लॉरेंस थे, वो किसानों के बहुत बड़े हितैषी थे, तो उन्होंने इस सिस्टम को पंजाब में पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया, क्योंकि उनका मानना था कि किसानों की स्थिति इससे खराब हो जाएगी। तो ये तो सारे हो गए हमारे लैंड रेवेन्यू। अब हम बढ़ते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की क्या क्या क्रिटिसिज्म, क्या अच्छी क्या बुरी बात है। तो अच्छी तो कोई ज़्यादा बात हमें नज़र नहीं आती है। क्यों? क्योंकि किसानों की स्थिति सुधारने के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, किसानों का शोषण किया, शाहूकारों ने किया, ब्रिटिशर्स ने किया।
तो एक तरह से हम ये कहें कि भूमि कर की जो पॉलिसी है कोई ज़्यादा अच्छी पॉलिसी नहीं है। इससे हमारी जो एग्रीकल्चर है उसकी डेवलपमेंट बहुत धीरे होनी शुरू होगी। हमारे जो इसके डिपेंडेंट जो काम थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो गए। तो ये तो था हमारी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। देयर आर many more things about this British agrarian economy policy. There are more things to learn, but till now अब के लिए अब इतना ही। फिर मिलेंगे। All the very best. Thank you.